इन बजट को लेकर जो कहा गया वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये बजट जिस वक्त पेश किया जा रहा है खत्री साहब, महंगाई भी चरम पर है और कोरोना का भी बड़ा कह सकते हैं कि फैक्टर रहा के इम्पैक्ट अभी तक है। साथ ही शिक्षा पर असर पड़ा है, लोगों के रोजगार गए हैं। ऐसे में कितनी चुनौती आप सीएम के सामने देख रखे हैं बतौर वित्त मंत्री? देखिए, पहली बात तो ये है ज्योति जी, जो आपने कहा ना महंगाई चरम पे है। चरम शब्द वो होता है कि हाईएस्ट, बट अगर आप हमारा महंगाई का सूचकांक, अगर मैं WPI की बात करूं, अगर आप 2013 का WPI देखेंगे दैट वाज 11% और आज की डेट में WPI है 5.25%। अगर आप 2013 मतलब कांग्रेस का जो कार्यकाल था उस दौरान अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो महंगाई कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन उसको चरम शब्द मत कहिए, दैट इज इन कंट्रोल। और वो भी आपको पता है कि कोरोना के दौरान जिस तरह से सप्लाई चेन इफेक्ट हुई, जिस तरह से प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ, उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स रहते हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन डॉलर की वैल्यू की वजह से भी आता है और बहुत से रीजन उसके रहते हैं। लेकिन एज कंपेयर विद प्रीवियस गवर्नमेंट इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कंट्रोल में, ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी हुड्डा साहब एक बात कह रहे थे, वो अविश्वास प्रस्ताव पे हुड्डा साहब ने कहा कि देखिए हमारा मकसद कामयाब हो गया। और मैं साहब आएंगे आपके पास, चर्चा की शुरुआत हमने की है, सीधे सीएम आवास अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। खबरों के संवाददाता अनिल मोर सीएम आवास पर मौजूद है। अनिल, कितना अभी समय बाकी है कि सीएम निकलेंगे सीएम आवास से, विधानसभा वो पहुंचेंगे, बजट पेश करेंगे? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रखी हैं और देखिए सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि टैब के जरिए जो कि बजट पेश किया गया है। इस बार भी पूरी कार्यवाही जाकिर तौर पर पेपरलेस किए जाने की दिशा में काम चल रहा है। टैब के जरिए ही जो कि बजट पेश किया जाएगा। साहब बहुत जल्द बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि हुड्डा साहब जो अविश्वास प्रस्ताव पे बोल रहे थे, हुड्डा साहब कह रहे थे कि हमारा मकसद कामयाब हो गया। हुड्डा साहब मैं तो विशेषता कहूंगा उनकी, कई बार वो सच मुंह से उनके निकल जाता है। वाकई G23 का मकसद कामयाब हो गया है कि उन्होंने इस अपने कदम से कांग्रेस का प्रदेश में सफाया कर दिया। ये G23 को कामयाबी मिली है। दूसरी बात, हुड्डा साहब ने खुद विधानसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए ये कहा कि मुझे इन 3 कृषि कानूनों से एतराज नहीं है, जिसको आधार बना के अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। और वो खुद विधानसभा में ये भी कहते हैं कि मुझे पता है सरकार के पास बहुमत है। तो कहीं ना कहीं G23 की कोशिश थी कि अपने आप को स्थापित करो, कांग्रेस को साफ करो। उसमें G23 वाकई कामयाब हुआ है, इस बात को मैं पूरी तरह से मानूंगा। कांग्रेस हरियाणा प्रदेश से खत्म हो चुकी है। अच्छा दमदमा जी, आपसे सर ये सवाल, चूंकि बुजुर्गों को बहुत उम्मीदें थी आपकी पार्टी से, बड़े बड़े वादे किए गए थे, क्या उनकी कोई झलक दिख सकती है? क्या बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाए जाने की दिशा में सीएम के पिटारे में, वित्त मंत्री के पिटारे में आज कुछ हो सकता है? देखिए ज्योति जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो था उसके ऊपर काफी मंथन हुआ और कई बातों के ऊपर सहमति भी बनी है। तो वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी 1 साल हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि और बहुत कॉमन मिनिमम की ऐसी चीजें थी, जिस प्रकार आज अगर पेंशन की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में आज की डेट में भी हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन दी जा रही है। और ये बात माननीय दुष्यंत चौटाला जी भी कह चुके हैं और पार्टी शीर्ष नेतृत्व भी कह चुके हैं कि हमारा जो बुजुर्गों का ख्याल रखने का एक हमारी मैनिफेस्टो में थी, उसको हम बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। और जैसे जैसे नजदीक टाइम आएगा उसी प्रकार से जो पेंशन है जो हमने तय करी है उसके लगभग हम पास पहुंचेंगे। क्या बजट से कोई उम्मीद करें बुजुर्ग? देखिए, पूरी तरह से बजट से बुजुर्ग क्या हर वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करनी है आप, स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र को आज लाभ, कोई ना कोई राहत या लाभ दिया जाएगा। सीधे सीएम आवास एक बार फिर से दर्शकों को लिए चलते हैं। अनिल, क्या हलचल है? देखिए, अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री की तरफ से बजट की प्रति पर साइन किए जाने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीएमओ के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी ही देर में जो वित्त डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। वित्त विभाग के जो ACS है, जो सीनियर अधिकारी है, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जो उनके हाथों में बजट की कॉपियाँ होंगी जिस पर मुख्यमंत्री के साइन होने, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस बार पिटारे से क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर बात करा जाए, क्योंकि इस बार भी मुख्यमंत्री की तरफ से डिजिटल बजट पेश किया जाना है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने टैब के जरिए बजट रखा, इस बार भी मुख्यमंत्री टैब से ही कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं एक खजाने का मुंह खोलेंगे। क्योंकि इस बार की अगर बात करें, जो ज़्यादा फोकस किया जाना है, स्वास्थ्य पर फोकस किया जाना है, इसके अलावा कृषि पर फोकस किया जाना है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर, कृषि को लेकर क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होती है और पूरे प्रदेश के
विकास के लिए, क्योंकि जो पूरा का पूरा एक साल था 2020-21 की बात करें, पूरा का पूरा एक साल ये कोरोना काल में निकल गया और कहीं ना कहीं एक लड़ाई, ये विकास की लड़ाई नहीं थी, एक साल की लड़ाई सर्वाइवल की लड़ाई थी। तो अब ऐसे में 2021-22 में प्रदेश में किस तरीके के क्या कुछ बड़ी योजनाएं रहने वाली है वो देखने वाली बात यहाँ पर होगी। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बार प्रदेश के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, चाहे कृषि की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तमाम सेक्टर की बात करें, तमाम सेक्टर को किस तरीके की राहत यहाँ पर देने वाली बात करेंगे। हालांकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि प्रदेश पर करीब 2 लाख करोड़ के करीब कर्ज हो चुका है, तो ऐसे में प्रदेश को कर्जवान बनाने का काम किया। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार यही कह रहे हैं कि जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ी है और कहीं ना कहीं जो इस बार, क्योंकि जो बजट है तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के करीब का बजट रहने वाला है, तो 1.5 लाख करोड़ के करीब जो बजट रहेगा, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का ही बजट रहने वाला है। तो ऐसे में जो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का जो बजट रहेगा तो इसमें तमाम सेक्टर के लिए किस तरीके की बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे की जाती है, क्योंकि हालांकि जो कर्ज है, कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है, विपक्ष कर्ज के आंकड़ों पर लगातार सरकार को यहाँ पर घेर रहा है। लेकिन जो बजट आज मुख्यमंत्री की तरफ से रखा जाना है, 12 बजे करीब मुख्यमंत्री बजट पढ़ना शुरू कर देंगे और उस दौरान जो डिजिटल बजट मुख्यमंत्री की तरफ से पढ़ा जाएगा, तो ऐसे में तमाम सेक्टर को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें आज बजट में कही जाती है, तो वो देखने वाली बात होगी। राहत किस तरीके से प्रदेश की जनता को दी जाएगी वो भी यहाँ पर देखने वाली बात रहने वाली है, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार को पेट्रोल डीजल पर प्रदेश स्तर पर राहत देनी चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री का बतौर वित्त मंत्री दूसरा बजट रहने वाला है, तो प्रदेश की जनता को क्या राहत दी जाती है वो अहम रहने वाला है। बिल्कुल अनिल, ये अहम रहने वाला है कि प्रदेश की जनता को क्या कुछ राहत मिल पाती है। फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि पिटारा खुले और आम जनता के सामने बजट आए, और हालांकि उसके बाद एक लंबा विश्लेषण भी चलेगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर हम देखें तो बजट से बहुत उम्मीदें हैं, और बजट से इन्हीं उम्मीदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण अत्रे जी से सवाल यही पूछा गया था कि सरकार पर क्या दबाव है, वहीं जेजेपी के प्रवक्ता की तरफ से भी कहा गया कि दबाव है सरकार पर, लेकिन प्रयास यही होगा कि हर सेक्टर के लिए कुछ हो। तो हमारे पास रणवीर लोहान है इनेलो से, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, सत्ता पक्ष के बड़े बड़े दावे हैं कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, ऐसे में विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, किसानों की सरकार सुन नहीं रही है। इनेलो का क्या स्टैंड है? सरकार प्रयास कर रही है कोरोना काल से उभारने के लिए, और बजट क्या बहुत खास हो सकता है, क्या उम्मीदें? देखिए दीपलिखा जी, एक साल से पूरे वर्ल्ड का ही चक्का जाम है। इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार बहुत बड़ा बजट लेके आएगी, बहुत बड़ा काम कर देगी, क्योंकि एक साल से पूरा देश ही दुविधा में है जी। इसमें सरकार भी क्या, लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे ऐसे थे कि जहाँ दिखते थी पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को, उसी समय इस लॉकडाउन में जब लोगों को अपनी जान की पड़ी थी तो बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार हुए जो कि इस प्रदेश में नहीं होने चाहिए थे। जैसे शराब का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था, जब लोगों को घर से बाहर ना निकलना डर इस लेवल का था, उस समय शराब घोटाला जैसे दुष्यंत चौटाला जिसके मंत्री हैं, इनका डिपार्टमेंट है, तो 1 करोड़ 25 लाख बोतलें लोगों के घर तक पहुंचना, और वो भी 5-5 गुना पैसे से। बजट पर आएगी। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा कि भी मतलब एक साइड तो सरकार कह रही है कि भी हम बहुत बढ़िया करेंगे, बजट करेंगे, प्रदेश की उन्नति के लिए करेंगे, लेकिन दूसरी साइड जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, रजिस्ट्री घोटाला है, धान घोटाला है, शराब घोटाला है, या क्राइम, हर रोज आप देख रहे हो कि बलात्कार बढ़ रहे हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं, अपहरण बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असंतुलन में है सरकार आज की डेट में, मैं ये कह सकता हूँ। सरकार तो, असंतुलन में, हाँ, मतलब संतुलन में नहीं है, असंतुलित है। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भी सरकार को कि भी आज अगर इस बजट में कोई ऐसा काम जरूर करे जिससे पूरे प्रदेश को एक ऐसा लगे कि हाँ अब की बार कुछ न कुछ अच्छा होगा, नया होगा, या किसानों के लिए, जैसे किसान 3-4 महीने से तंग है जी। 106-7 दिन हो गए उनके बॉर्डर पे बैठे हुए, उनको पानी की भी दिक्कत है, उनको बिजली की भी दिक्कत है, वहाँ किसानों का मुद्दा आपने उठाया, और लगातार आपकी पार्टी भी किसानों का मुद्दा उठा रही है। प्रवीण अत्रे जी, किसान एक बड़ा मुद्दा है, और लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन चल भी रहा है, क्या सरकार के पास बजट में एक मौका होगा कि किसानों को भी साधा जाए, या फिर सरकार की तरफ से ऐसे कुछ प्रयास देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ऐसा है, आप चर्चा में पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि इस सरकार की प्राथमिकता किसान की आमदन दुगनी कर। और अगर आप पिछले बजट्स को भी देखेंगे तो पिछले बजट्स में जो प्रोविजंस हुए थे, मुख्यमंत्री ने जो पिछला बजट पेश किया था उसमें कृषि क्षेत्र के अंदर जो प्रोविजन हुआ था, पूर्ववर्ती सरकार के 3 गुने से ज्यादा कृषि क्षेत्र का प्रोविजन था। सिंचाई क्षेत्र में जो प्रोविजन पिछले बजट में किया गया था वो पूर्ववर्ती सरकार के 4 गुना के लगभग था।
तो सरकार की प्राथमिकताओं में इस किसान और किसान की आमदन दुगनी हो, ये पहले से और लगातार सरकार इसके ऊपर काम भी कर रही है। आप देखेंगे किसानों के लिए जितनी योजनाएं मनोहर सरकार और केंद्र में मोदी जी लेके आए हैं, इससे पहले की जितनी सरकारें, आप उसका एक बार डाटा निकालिए, आप चेक कीजिए। 50 योजनाएं किसानों के हित में ऐसी हरियाणा प्रदेश में है जिसका फायदा हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। और सरकार की कोशिश बजट में भी, देखिए मैं एक बजट से संबंधित एक बात जरूर कहूंगा, जब हम बजट की बात करते हैं, हालांकि लोहान साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन वो विपक्षी हैं तो वो जिक्र करते करते रुक गए बीच में। कोरोना काल के अंदर सरकार की प्राप्तियां प्रभावित हुई, ये हम सबको पता है, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, इंडस्ट्रीज रुक गई थी, व्यापार धंधे रुक गए थे, तो सरकार को जहां जहां से पैसा आता है वो प्राप्तियों पे इफेक्ट हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार के खर्चे थे, क्योंकि उस वक्त की स्थिति ऐसी थी, लॉकडाउन के अंदर वो खर्चे भी नहीं हुए, तो जो प्रभाव पड़ा वो बहुत बड़ा नहीं है, वो 5 से 6 हजार करोड़ रुपए के करीब का ऐसा प्रभाव है जो डिफरेंस है। और सरकार ने उम्मीद ये भी कर रही है कि ये जो 2 महीने बचे हुए हैं, इन महीनों में भी वो गैप थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं प्रदेश की जीडीपी को, देखिए प्रदेश की जीडीपी अगर 2014 के अंदर 3.9 लाख करोड़ थी, आज जीडीपी 9 लाख करोड़ रुपए, मतलब दुगने से ज्यादा जीडीपी हो चुकी है। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, 2014 की पर कैपिटा इनकम हरियाणा की और आज की पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मनोहर जी के नेतृत्व में प्रदेश ने आर्थिक अगर फील्ड की बात करूं, बहुत बड़ी तरक्की की है और वो हमें नजर भी आती है। लेकिन हमें देखिए एक सबसे बड़ी बात फिस्कल डेफिसिट जो होता है बजट के अंदर, मैं देख रहा था कि 2014-15 में जो बजट हुड्डा साहब की सरकार ने पेश किया था, क्योंकि शुरुआत में वो बजट पेश करके चले गए थे, उस वक्त फिस्कल डेफिसिट जो है वो आज 8,930 करोड़ रुपए, जबकि रिजर्व बैंक ये कहता है कि जीडीपी का 3% से ज्यादा अगर फिस्कल डेफिसिट हो तो वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। वर्तमान सरकार आती है, आर्थिक स्थिति को सुधारती है, डेफिसिट को कंट्रोल करती है। आज हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है 2.33%, तो कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश। अच्छा, हुड्डा साहब का आपने जिक्र किया, आत्रे साहब, हुड्डा साहब बार बार ये भी कहते हैं कि हरियाणा सरकार की आदत बन गई है कि उधार लो, ऋण लो, घी पियो, कर्ज जो कि जितना छोड़कर गए थे उससे बहुत ज्यादा हो गया है। 1,98,000 करोड़ वाकई बड़ा आंकड़ा है, जिसको लेकर बार बार विपक्ष और मुख्य तौर पर कांग्रेस सरकार को घेरती रखी है। देखिए हुड्डा साहब, मैं सुन रहा था जब ये बात बोल रहे थे, तो अगर मैं सामने होता तो एक सवाल जरूर पूछता कि हुड्डा साहब, आपने प्रदेश की जनता की आंख में धूल क्यों झोंकी? आप जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, आपने अपने आखिरी बजट में प्रदेश के ऊपर कर्ज दिखाया 70,000 करोड़ रुपए। आप वो 28,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों का कर्ज, उसको बजट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया जी? उसमें आपने क्यों प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकी? क्यों नहीं प्रदेश की जनता को बताया कि ये 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी आपके सर पे है भाई, निगमों का। वर्तमान सरकार आती है, उदय योजना के अंतर्गत उस कर्ज को ऑन करती है, और देखिए उसके पीछे भी बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है। जी अत्रे साहब, बात पूरी कीजिएगा। एक बार फिर से दर्शकों को सीएम आवास लिए चलते हैं। अनिल, क्या कोई हलचल फिलहाल, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिखाई दर्शकों को? देखिए थोड़ी ही देर में किसी भी पल मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जो बजट की प्रति है उस पर जो अमूमन जो साइन होते हैं, और टैब लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जो मेन ड्राइंग रूम था, मेन ड्राइंग रूम से बाहर आए थे, और किसी भी पल मुख्यमंत्री जो वित्त विभाग के अधिकारी है उनके साथ यहाँ पर आएंगे। जो अधिकारी है यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो इस बार बजट रहने वाला है तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का ये बजट रहेगा, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का ही बजट रहेगा। और जो पिछला पूरा का पूरा 1 साल था, उस 1 साल की चुनौतियों से कहीं ना कहीं आगे कैसे पार पाया जा सकता है, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री किसी भी पल यहाँ पे आ सकते हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। हालांकि जो इस बार फोकस है, इस बार फोकस कहीं ना कहीं, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, कृषि की बात करें, इन पर खासा फोकस रहने वाला है। स्वास्थ्य पर ही फोकस इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो महामारी आई थी, उस महामारी ने पूरे संसार को हिला कर रख दिया। तो अब ऐसे में आने वाले दिनों में जो एक स्वास्थ्य को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है। प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी चाहे हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट है, दूसरे प्रोजेक्ट है, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से, देखिए कहीं ना कहीं जो वित्त विभाग के कर्मचारी वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, वो भी आप लगातार तस्वीरें देखते रहिए। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स थे, जो लंबित प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आने वाले समय में जितना जल्दी पूरा किया जा सकता है। फंड में इस बार बजट में उनके लिए खासतौर से फंड यहाँ पर रखा जाएगा। कृषि को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट रहने वाली है, क्योंकि जो किसानों का आंदोलन है, 100 दिनों से ज़्यादा किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे में क्योंकि अगर प्रदेश की बात करें, प्रदेश की जो बड़ी तादाद है, बड़ी आबादी है, वो किसानों की, तो ऐसे में किसानों के लिए इस बजट में भी काफ़ी कुछ बातें रखी जा सकती है, बड़ा फंड यहाँ पर रखा जा सकता है। बिल्कुल, तो सीएम को हम दिखा रखे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे सीएम आवास से।
खबरों के संवाददाता अनिल मोर मौजूद थे। आप बने रहिए अनिल हमारे साथ। केसी मलकारिया जी हमारे साथ के राजनीतिक विश्लेषक। जो बीच में छूट गई थी जी जल्दी। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि हुड्डा साहब जब ये कर्ज का जिक्र करते हैं, 2014 में बजट पेश होता है, लगभग 57,000 करोड़ रुपए का था। एक बार फिगर जरूर चेक कर लीजिएगा, वो 57 या 58 जो भी था। और उस वक्त 70,000 करोड़ रुपए और 28,000 करोड़ रुपए 98,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आज बजट कितने का पेश? पिछला बजट 1,42,000 करोड़ रुपए का, मतलब हुड्डा साहब के बजट के दुगने तिगने के करीब। और हुड्डा साहब कहते हैं कि साहब प्रदेश के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया। हुड्डा साहब 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज आपके ऊपर था, आपने लिया हुआ था, और आपका बजट जो है वो मात्र 60,000 करोड़ के लगभग था। आज बजट 1,42,000 करोड़ रुपए, और आज का बजट उम्मीद करूंगा कि शायद उससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम आंकड़ों को कंपेयर करते हैं तब पता लगता है कि वर्तमान सरकार ने आर्थिक क्षेत्र के अंदर कितना प्रगति किया और हरियाणा के अंदर आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ है। जी, तो एक खास पैनल हमारे साथ है। अनिल, बताते रहिए आप, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, और सीधे तस्वीरें दिखाते रखिए। साइन के साथ डबल विंडो में काट लो ना। थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं। TVSN प्रसाद जो वित्त विभाग के सचिव है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। आप यहाँ पर हलचल देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर यहाँ पर मौजूद है, जो कर्मचारी है, अधिकारी है वित्त विभाग के, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। यहीं पर जो बजट की जो प्रति है वो अमूमन जो एक चल आ रहा है, जो एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करेंगे। बजट की जो प्रति है उसको साइन यहाँ पर किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री का ये दूसरा बजट है। पिछला बजट भी मुख्यमंत्री की तरफ से डिजिटल बजट पेश किया गया था। इस बार भी मुख्यमंत्री की तरफ से डिजिटल बजट पेश यहाँ पे किया जाएगा। हलचल यहाँ पर लगातार बढ़ रही है सीएम हाउस पर, और लगातार खबरें अब तक की तरफ से यहाँ पर तस्वीरें दिखाई जा रही है। जो वित्त विभाग के अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी ही देर में किसी भी पल मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि बजट पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। बजट में इस बार क्या कुछ प्रदेश की जनता के लिए निकलेगा, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, कृषि की बात करें, तमाम सेक्टर की बात करें, क्योंकि जो लगातार सरकार है, मुख्यमंत्री कहते रहे कि हम अंत्योदय के तहत चलते हैं। जो आखिरी व्यक्ति होता है पंक्ति का, हमें उसका भी विकास करना है। तो ऐसे में अंत्योदय के तहत आप देखिए मुख्यमंत्री आने वाले हैं। लगातार हम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। आप लगातार तस्वीरें देखिए ज्योति सांगवान, और आप ओवर टू यू ज्योति। मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। वित्त विभाग के तो ये तस्वीरें देखिए सीएम मनोहर लाल हैं, और वित्त विभाग के ACS भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आज लगातार यहाँ पर जो वित्त विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। अब मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर बजट की प्रति यहाँ पर साइन की जानी है। मुख्यमंत्री एक बार फिर डिजिटल बजट यहाँ पर पेश करने वाले हैं। इस बार फोकस क्या रहेगा, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, कृषि की बात करें, तमाम सेक्टर के लिए मुख्यमंत्री की इस बार पोर्टली में क्या कुछ है। देखिए ये बजट की कॉपियाँ आप देख सकते हैं। बजट की प्रतियाँ यहाँ पर रख दी गई है। वित्त विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अब ये बजट की प्रतियों यहाँ पे निकाली जा रही है, और जो एक परंपरा रही है उस परंपरा को मुख्यमंत्री निभाएंगे बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री आज बतौर वित्त मंत्री यहाँ पर बैठे हैं। और देखिए बतौर वित्त मंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री साइन करेंगे। आप देख सकते हैं बजट 2021-22 बजट ये है यहाँ पे रखा गया, और मुख्यमंत्री की तरफ से साइन किया गया है। खर्चों के विस्तृत अनुमानों सहित अनुदानों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर लिख दिया गया है मनोहर लाल। और ये बजट है 2021 बजट की, 21-22 के बजट की कॉपी है। ये लोकल बॉडीज को लेकर अनाउंसमेंट जो मुख्यमंत्री फिलहाल साइन कर रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से साइन यहाँ पर कर दिए गए हैं। एक जो लगातार मुख्यमंत्री जो जितनी भी प्रतियां, सभी प्रतियों पर मुख्यमंत्री के साइन होंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर बजट पर, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने नाम के पीछे अब नहीं लगाते, सिर्फ मनोहर लाल ही लिखते हैं। तो अब मुख्यमंत्री की तरफ से साइन यहाँ पे किए जा रहे हैं। बजट की जितनी भी कॉपियां हैं, तमाम वित्त विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। TVSN प्रसाद भी यहाँ पर मौजूद है, और मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे साइन किए जा रहे हैं। जो बजट की प्रति है वो यहाँ पर साइन की जा रही है। तो ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री के बजट में क्या रहेगा, मुख्यमंत्री के पिटारे में क्या रहेगा, प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट की जाएगी, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। खबरें अभी तक पर एक एक तस्वीर लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री की तरफ से लगभग यहाँ पर साइन यहाँ पे सभी उन प्रतियों पर कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शायद मीडिया से बात करें। सीएम साहब क्या कुछ बजट में रहेगा इस बार, और क्या हो गया बजट के बाद ही बोलेंगे सर। देखिए बजट पेश होने के तुरंत बाद आप लोगों को बुला करके आपके साथ बातचीत की जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया सर। बजट के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। टैब से करेंगे इस बार भी, टैब से ही बजट होगा पिछले वर्ष की तरह।
आप टैब से ही पढ़ेंगे सर या हार्ड कॉपी? टैब से ही पढ़ेंगे, टैब से। देखिए इस बार भी मुख्यमंत्री टैब से बजट पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में काफी विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री कंप्यूटर पर काफी काम भी करते हैं, कंप्यूटर भी काम करते हैं इस बार। देखिए आप लोग जो कुछ मुझे संदेश दे के भेजेंगे उसी प्रकार का बजट में पढ़ दूंगा। प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की आपने बात की सर, एक शब्द क्या है आपकी तरफ से जो आज का इस बजट को परिभाषित कर सके? जितना इसके बारे में कहा जाना चाहिए था वो पहले कहा जा चुका है। इसके बाद जो कहना होगा वो आपको बुला करके तुरंत बाद बताऊंगा। एक लाइन में कुछ कहिए, एक लाइन में। बजट बहुत अच्छा होगा और आज का ये बजट देश की 75वीं स्वतंत्रता की जो वर्षगांठ है उसको समर्पित होगा। बिल्कुल देखिए देश 75वीं वर्षगांठ को ये बजट समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे ये बात कही गई है, 75वीं जो वर्षगांठ है देश की स्वतंत्रता की उसको ये समर्पित रहेगा। और आप देखिए मुख्यमंत्री अब जा चुके हैं, अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और सीधा विधानसभा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने खास बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री की तरफ से ज्यादा तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता की उसको समर्पित होने की बात यहाँ पे कही गई। और देखना ये होगा कि जो मुख्यमंत्री का पिटारा है, और आप देखिए जो बजट की कॉपियां हैं इसमें क्या कुछ है पूरे प्रदेश को लेकर, इस बजट की कॉपी में क्या रहने वाला है वो काफी यहाँ पर रहेगा। देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे ये साइन किए गए हैं बजट की तमाम कॉपियां हैं, इन कॉपियों को आप देख सकते हैं। और इसमें क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि 12 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से बजट पढ़ा जाना है। मुख्यमंत्री की गाड़ियां भी यहाँ पे लग चुकी हैं, हम वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री की गाड़ियां यहाँ पे लग चुकी है। मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत भी की। हालांकि मुख्यमंत्री ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात जरूर कही गई है कि जो 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता की उसको समर्पित पूरा का पूरा रहने वाला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या कुछ खास रहेगा बजट में, प्रदेश की जनता को क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री आज देने वाले, क्या राहत प्रदेश की जनता को मिलेगी, स्वास्थ्य को लेकर क्या बजट में बातें रखी जाएगी, कृषि तमाम सेक्टर को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बार बार कहते हैं कि हम अंत्योदय के तहत काम करते हैं। जो एक अंतिम व्यक्ति होता है अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचते हैं, तो ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँच सके, ये एक कोशिश यहाँ पर बजट की रहने वाली है। जी अनिल, बजट को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं अनिल, लेकिन जिस तरह से सीएम की तरफ से ये संकेत दिया गया कि बजट बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब वो वक्त है कि कोरोना काल चल रहा है, राजस्व में सरकार के सामने इस वक्त घाटा खड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायती चुनाव भी आने हैं। तो एक बड़ा दबाव है सरकार के ऊपर कि बजट लोक लुभावन हो, कम से कम ग्रामीणों के लिए कुछ खास हो, किसानों के लिए कुछ खास हो। देखिए जो पिछला बजट अनाउंस किया गया था उसके कुछ दिनों के बाद ही कहीं ना कहीं पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया था, कोरोना महामारी आ गई थी। तो ऐसे में जो एक पूरा पिछला का एक साल गया, ये चुनौतियों भरा पूरा का पूरा साल रहा। इस साल में कहीं ना कहीं विकास पर उतना फोकस नहीं रहा, जो पूरा का पूरा फोकस रहा वो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने की तरफ रहा। तो इस बार जो 2021-22 का बजट रहा होगा, 2021-22 के बजट में कहीं ना कहीं विकास को लेकर क्या कुछ बड़ी घोषणा यहाँ पे की जाती है, स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि इस बार एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली, स्वास्थ्य को लेकर इस बार खासा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि देखिए जो एक सभी ने एक लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बिल्कुल अनिल, देखिए चुनौतियां कई हैं और सीएम तो हालांकि काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। आप बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप दिखा रखे थे। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं, सर आएंगे आपके पास। और सीएम की ओर से जो कहा गया कि 75वीं वर्षगांठ को समर्पित होगा ये बजट, उस पर भी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। आपसे पहले केसी मलकानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। केसी मलकानिया जी, हालांकि बहुत कम समय के जबकि बजट पेश किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के नाते, आपके अनुभव के नाते आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिन पर खास तौर पर जोर दिए जाने की जरूरत है हरियाणा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बजट में? तो इसलिए सरकार चाहेगी कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ बजट में अवश्य हो, क्योंकि किसान आंदोलन जो है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो हरियाणा है, क्योंकि दिल्ली के साथ हरियाणा लगता है। और चाहे पंजाब के किसान, उसमें कहा जाता था कि ज़्यादा ये आंदोलन जो है वो पंजाब का आंदोलन है, परंतु अब सिद्ध हो चुका है कि इसमें हरियाणा के किसान भी शामिल हैं। और इसके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ इस बजट में अवश्य देंगे। इसके साथ साथ कोरोना के कारण जो है स्वास्थ्य पर भी जोर पड़ेगा और शिक्षा पर भी। शिक्षा जो है वो ऑनलाइन जा रही है, तो बच्चों के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मलकानी साहब आएंगे आपके पास। सीधे सीएम आवास एक बार फिर से दर्शकों को लिए चलते हैं। और टू यू अनिल। देखिए मुख्यमंत्री यहाँ से, देखिए मुख्यमंत्री की गाड़ी निकल चुके हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर गाड़ी में बैठ चुके हैं, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। देखिए जी
की तरफ जाएंगे और इस बार बजट में क्या कुछ खास रहेगा वो काफी अहम रहने वाला है। चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, तमाम सेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाएगी वो काफी अहम रहने वाला है। देखिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, जो बातें कही जाएगी वो काफी अहम रहने वाला है। देखिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, जो सुरक्षा कर्मी वो साथ में मौजूद है। इस बार बजट को लेकर मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे क्या कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब आप देख सकते हैं हाथ भी लाया मुख्यमंत्री की तरफ से, और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 75वीं वर्षगांठ है उनको समर्पित रहेगा। आप देख सकते हैं एक तस्वीर खबरें अब तक की तरफ से लाइव यहाँ पर दिखाई जा रही है। मुख्यमंत्री विधानसभा की तरफ निकल चुके हैं क्योंकि टैब के जरिए डिजिटली बजट रहेगा और इस डिजिटल बजट में क्या कुछ रहेगा एक एक तस्वीर आप देख सकते हैं। 12 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से बजट यहाँ पर पढ़ा जाना है। मुख्यमंत्री जा चुके हैं और सीधा मुख्यमंत्री विधानसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर प्रदेश की जनता को सामने बजट रखा जाएगा। बजट में क्या कुछ खास रहेगा, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का ही बजट रहेगा। आप देखिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत भी की, हालांकि पूरे बजट में जी अनिल तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं अनिल मोर, खबरों तक के संवाददाता। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीएम का काफिला आप देख पा रहे हैं। सीएम आवास से निकला के और विधानसभा पहुंचेगा। टैब के जरिए एक बार फिर से दूसरी बार ये मौका होगा जबकि टैब के जरिए बजट वो पढ़ेंगे और दूसरा ही वित्त मंत्री के नाते बजट वो पेश करने जा रखे हैं। तो देखिए काफिला ये है और अनिल मोर को आपने सुना। अभी जितेंद्र चौधरी खबरों तक के संवाददाता अभी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सीएम का काफिला निकल चुका है, बजट वो पेश करेंगे, तस्वीरें भी हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं, बताइए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आवास से निकल चुके हैं और आज बतौर वित्त मंत्री जिस तरीके से उन्हें जो बजट पेश करना है उसके लिए कुछ ही मिनटों में वो विधानसभा पहुंच जाएंगे। खबरें अभी तक की टीम जो है वो मुख्यमंत्री के साथ है बतौर वित्त मंत्री। किस तरीके से उनको आज अपना बजट पेश करना है, कुछ ही देर पहले प्रति जो है साइन की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से बजट की, और अब विधानसभा पहुंचने के बाद बजट की जो शुरुआत है, प्रदेश का बजट किस तरीके से होगा, किन किन विषयों को इसमें ध्यान में रखा गया है, इसको लेकर के अगर हम बात करें तो बजट जो है वो अब पेश होगा। प्रदेश का किसानों का क्या ध्यान रखा गया है, चिकित्सा को लेकर के क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस बजट में, इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री है वो आज प्रदेश के वित्त मंत्री के तौर पर, क्योंकि वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, तो आज बतौर वित्त मंत्री किस तरीके से उसको पेश किया जाएगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसी स्थिति में जब पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से गुजरा हो और किस तरीके की परिस्थिति रही हो, उसके बाद अगर हम बात करें तो अब जो परिस्थिति बनी हुई है उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कुछ बजट में खास लेकर के आते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं और विधानसभा में टैब के जरिए जो बजट पेश करने की शुरुआत है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। तो अभी जो है किस तरीके से क्या आंकड़ा जो है वो बजट का है, आज के बजट में क्या कुछ खास रहेगा रहने वाला है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सीबीएसएन प्रसाद है जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर कुछ जी जितेंद्र, तो सीएम पहुंच चुके हैं विधानसभा, ये बड़ी जानकारी आपने दी अभी। तो कुछ ही पलों का इंतजार के, कुछ ही मिनट्स का दरअसल इंतजार के, चूंकि 12 बजे बजट भाषण के साथ ही आज के सत्र की शुरुआत होनी है। जितेंद्र, तो सीधी तस्वीरें इस वक्त की आप देखिए, सीएम मनोहर लाल के वित्त विभाग के एसीएस उनके साथ मौजूद हैं और उनके टैब में आज क्या है। इससे पहले देखिए आप देखते थे कि ब्रीफकेस लेकर वित्त मंत्री पहुंचते हैं, लेकिन 2 बार से हरियाणा में ये रिवाज पूरी तरह से बदल गया है। टैब के जरिए बजट पेश करेंगे सीएम मनोहर लाल। और इससे पहले की सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी सीएम आवास से, ये विधानसभा परिसर की तस्वीर आप देख रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं सीएम मनोहर लाल, उनके चेहरे पर साफ तौर पर मुस्कान भी नजर आ रही है। लेकिन आज बजट से क्या निकलेगा, आज क्या है सीएम मनोहर लाल के पिटारे में, क्या वाकई मनोहर होगा आज का बजट? क्योंकि इस बार हालांकि हर बार की उम्मीदें होती हैं बजट से, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोरोना का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का हर एक सेक्टर पर असर नजर आया है। किसान आंदोलनरत हैं, करीब 105 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है और जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई, सीएम मनोहर लाल विधानसभा में प्रवेश कर चुके हैं और करीब 20 मिनट का समय बाकी है जबकि बजट वो रखेंगे विधानसभा में।
तो तस्वीरें आप देखिए, सीएम मनोहर लाल विधानसभा से लाइव, और 12 बजे का समय देखिए, आज की जो कार्यवाही शुरू होगी सदन की वो बजट के साथ ही शुरू होगी। जितेंद्र, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रखे हैं और आपके पास क्या जानकारी है फिलहाल, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर बाद अगर हम बात करें तो जो बजट है वो मुख्यमंत्री की तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा। और खासतौर से इस बार के बजट में अगर हम बात करें तो जो चिकित्सा है और जो किसान है उनको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, और किस तरीके से इस बजट का आंकड़ा रहने वाला है, ये तमाम तस्वीरें जो हैं अब कुछ ही मिनटों का जो दूरी है इसको लेकर के रह गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, इनके अलावा तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और उनकी अब कुछ ही देर बाद अब देखेंगे कि जो बजट है उसे पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि जानकारी मिली है कि जो प्रश्नकाल है वो यहाँ नहीं होगा, मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे कुछ ही देर बाद जो बजट है वो पढ़ा जाएगा, और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो तकनीकी पहलू हैं उनको लेकर के जानकारी करीब 2 बजे दे दी जाएगी। यानी 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो वक्त है वो इसको लेकर के रहेगा। इससे पहले की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी ये भी देखना होगा, और इसी के साथ साथ 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी तमाम पहलुओं को लेकर के। और साथ ही साथ अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करीब 3:15 बजे के लिए रखी गई है। यानी सीधे तौर पर बजट में क्या कुछ खामियां रही हैं, कौन कौन से अच्छा सवाल जितेंद्र, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, कलानौर से कांग्रेस विधायक पहुंची हैं, कुल मिलाकर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है जितेंद्र। बिल्कुल, चाहे हम शकुंतला खट्टक की बात करें, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान की बात करें, वो यहाँ पर आ रहे हैं। अधिकारियों का आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर अभी तक बना हुआ है। और अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, आज स्वास्थ्य मंत्री के लिए इसलिए कहा जा रहा है, वैसे गृह और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जो है अनिल विज इस सरकार में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और स्वास्थ्य को लेकर के खासतौर से जो बजट है वो इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य बजट में काफ़ी इजाफा किया गया है, क्योंकि कोरोना काल से अगर हम बात करें तो जो प्रदेश है वो निकला है, पूरे विश्व के अंदर ये महामारी रही है, और स्वास्थ्य बजट को लेकर के, खासतौर से स्वास्थ्य के बजट को लेकर के, स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य के बजट को लेकर क्या उम्मीद है? बजट आने वाला है, अभी चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य बजट को लेकर के क्या उम्मीद है? दिल थाम कर बैठो सारे, मनोहर लाल जी के पिटारे में सबके लिए है कुछ ना कुछ, सब इंतजार करिए। बिल्कुल, ये जो राजशाही मानसिकता है हुड्डा साहब की, कि दलितों से और महिलाओं से अपने रथ को खिंचवाना, ये उजागर हुई है, और महिला आयोग ने बहुत ठीक संज्ञान लिया है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, नहीं वो तो पुरानी है। पुलिस सुधार को लेकर कई सुझाव आपने दिए गए थे इस बजट में, आपने कहा कि दिल थाम के बैठिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है, वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार करना है, ताकत बढ़ानी है आपको, उसको लेकर भी उम्मीद नहीं वो हम कर रहे हैं, उसके वो जहाँ जरूरत पड़ती है हम करते हैं उसके लिए। चौपर भी नहीं, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, चौपर का प्रस्ताव डिपार्टमेंट से आया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया था। एक 75% कोटे को लेके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो इफेक्ट होगी, और जो हमने बाहर से लेबर मंगानी है वो हमें अलाउ कर रहे हैं, तो क्या कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, कोर्ट के फैसले के ऊपर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती ना। लेकिन सर 75% कोटा आपकी तरफ से अप्रूवल है, आपको क्या? नहीं, हमने तो हाउस ने पास किया है, और बकायदा महामहिम महोदय ने अपनी मोहर लगाई है उसके ऊपर। अब कोई भी व्यक्ति अगर उसको चैलेंज करता है तो कोर्ट तो फ्री है हिंदुस्तान में। तो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे, और सीधे तौर पर बजट पर जो उनकी प्रतिक्रिया है उनका कहना है। आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा जितेंद्र। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, बालमुकुंद शर्मा जी। अभी आपने सुना गृह मंत्री अनिल विज को, सब दिल थाम के बैठिए, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा बजट में। और गृह मंत्री से पहले आप सीएम को भी सुन रहे थे, जो 75वीं वर्षगांठ है आजादी की, यानी 2022 को समर्पित होगा ये बजट, और बेहद शानदार होगा। बताइए। देखिए, पिछले 6 साल से हम बजट देख रही सरकार,
आप दो चीजें होती हैं, अगर बजट में कोई अनुशंसा ऐसी की जाती है जिससे आम जन प्रभावित हो, आम जन के जीवन में खुशियां आए, तो हम उसको बजट मानेंगे। अन्यथा तो ये क्लैरिकल एक एक्सरसाइज है और वो करनी पड़ती है। हमारे जो अधिकारी साहिबान है वो बजट को तैयार करते हैं, उसको आगे बढ़ाते थे, प्रोसेस है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बजट कैसे होते हैं, एक मैं उसकी झलकी आपको बताता हूँ। हमारी सरकारों में क्या होता है, जैसे एम्स की हमें ज़रूरत थी, स्वास्थ्य के बारे में हमने जज्जर में एम्स खड़ा किया। एयरपोर्ट की हमें ज़रूरत थी, मोहाली में एक एयरपोर्ट था जिसका कि हमने हिस्सा दे करके उसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट बनाया और अपना एयरपोर्ट बना। महिला विश्वविद्यालय खानपुर में हमने स्थापित किया। 19 यूनिवर्सिटियां हमने बनाई, जींद में यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में बनाई, राजीव गांधी साइंस सिटी बनाया, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई, नीलम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और सरकारी मिला के 19 यूनिवर्सिटियां बनाई। पानी की जब हमें जरूरत पड़ी एक अलग से हमने नहर का निर्माण कर दिया। मैं पूरे के पूरे बजट में 6 साल में जिस तरीके से मैं और 10 काम आपको गिनाऊंगा, कोई एक चीज नीतिगत फैसलों में ऐसी हो जो दुनिया के अंदर जिसका नाम हो या जनता को वहां जाकर सुविधा मिले। जैसे एम्स जज्जर है, आज वहां कैंसर का इलाज शुरू हो गया है और हमने पूर्ण रूप से उसको विकसित इस तरीके से किया कि आने वाले समय में वो एक मील का पत्थर साबित होगी स्वास्थ्य के बारे में। इसी तरह हमने यूनिवर्सिटियां बनाई अलग अलग और 25 किलोमीटर पे कॉलेज का निर्माण स्थापना उस समय हमने तय कर दी थी। महिला थाने निर्माण हमने तय कर दिए थे। हमारे काम को ये अगर उसको भी आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं बजट से कुछ न कुछ हमें उम्मीद करनी चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन एक क्लैरिकल है, पिछली बार अगर कोई बजट में एलोकेट है 10 लाख, इस बार वो 12 कर दिए जाए। पिछली बार किसी चीज में कोई चीज है उसको एक कदम आगे बढ़ा दिया जाए। अगर कोई 10 किलोमीटर सड़क का पहले निर्माण उसको 12 कर दिया जाए। दैट इज नॉट कॉल्ड बजट। बजट का मतलब है, हमारे यहाँ 2 तरह की ज्योति जी अनुशंसा की जाती है। हम जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं जो आपके पास बैठे हैं, हम भविष्य का निर्माण करने वाले लोग हैं। कल हम भी राजनीति में किसी जगह पर होंगे, कहीं अच्छी जगह स्थापित करेंगे। तो हमारा एक निर्माण है शासन का, जो है नीतियां बनाना, केवल नीतियों को इंप्लीमेंट करना वो अधिकारियों का काम है। एक मैं थोड़ा और आपसे एक मतलब समय लूंगा 1 मिनट के लिए। ये प्रजातंत्र में मैं इसको एक तरह से कमी मानता हूं हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में। जिस तरह से वेल्डर का भी एक डिप्लोमा होता है, अगर वेल्डर की पोस्ट निकाली जाए, वेल्डर का भी एक डिप्लोमा होता है। प्रजातंत्र में भी कुछ इस तरह की अनुशंसा होनी चाहिए। अनपढ़ आदमी भी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और जो आदमी एक बार पंचायत मेंबर भी बना वो भी आगे सीधे मुख्यमंत्री। ये तो कोई बीजेपी ने नहीं किया, आप लोग बहुत समय तक रखे। मैंने राजनीतिक तौर, मैं पार्टी पे गया ही नहीं। ज्योति जी आप मेरी बात को सुनेंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं, लेकिन क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूं, आज से 20 साल पहले 21 साल पहले जिला परिषद मेंबर रहा हूं, पंचायत संस्थाओं में जुड़ा रहा हूं, राजनीतिक रूप से भी चुनाव लड़े हैं। मैंने ये देखा है कई बार क्या होता है, जैसे कानून में जब कमियां रह जाती है ना, वो जब उजागर होती है जब वो कमी आ जाती है। पढ़े लिखे का प्रावधान तो बीजेपी ने किया है ग्राम पंचायतों में, कम से कम। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हमारे मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी है, वो कभी पंचायत मेंबर नहीं बने, सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए। आज उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है। जो पिछले 70 साल में हमने निर्माण किया उसको बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, तमाम ये चीजें जो संविधान के तहत है। कोई भी विधायक जो होगा वो बन सकता है सीएम, कोई भी सांसद होगा वो पीएम बन सकता है। और अगर नहीं भी है तो 6 महीने का वक्त है उनके लिए। दमदमा जी, ग्रामीण विकास की हम बात करेंगे, चूंकि दुष्यंत चौटाला के पास कई अहम मंत्रालय के सर और पंचायतों के चुनाव भी होने हैं। क्या ग्रामीण जो जनता है वो इस बात की उम्मीद करे कुछ मिलेगा बजट से? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं होती। मैं अपना बताना चाहता हूं कि मेरे भाई बाल मुकुंद शर्मा जी ने अभी कहा कि वो जिला परिषद सदस्य रहे हैं और 20-21 साल पहले रहे हैं, और मैं इस लास्ट टर्म में अभी जो खत्म हुई है इसमें मैं जिला परिषद सदस्य था। ये बजट चाहे हुड्डा साहब की लास्ट गवर्नमेंट है, अगर उससे भी कंपेयर करें, जिला परिषदों को 10 लाख 20 लाख से ज्यादा कभी भी कांग्रेस सरकार ने बजट नहीं दिया। लेकिन अब की बार पूरे प्रदेश की आप जिला परिषद उठा लीजिए, 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का बजट जिला परिषद को दिया गया और करोड़ों का बजट ब्लॉक समिति को दिया गया। और कोई ही पंचायत होगी जो 60, 70, 80 लाख या 5 करोड़ तक जिसका डेवलपमेंट का अलग से काम हुआ। कई पंचायतों पे अपनी आमदन है उसके हिसाब से, लेकिन बजट बहुत अच्छे तरीके से। मैं एक बात से और सहमत हूं बालमुकुंद शर्मा जी ने कि इन्होंने कई चीजें गुनाई कि हमने ये किया, हमने वो किया, और सबसे ज्यादा तो आप इस देश के ऊपर राज किया आपने आज तक। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपका लास्ट बजट था जो 2014 में 66,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज जो बजट निकल कर आ रहा है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आ रहा है, जिसके अंदर अगर आप अपनी बात पे सहमत हो कि जब 66,000 करोड़ में इतना हो सकता है
तो आप 1.5 लाख करोड़ में देखिए प्रदेश के अंदर कितना हो सकता है। अभी कोरोना महामारी से इस देश की पूरी दुनिया उभर कर आ रही है, कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं जिस चीज के, लेकिन सरकार फिर भी विकास के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने कई काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से सरकार आज जनता के अंदर खड़ी है। दूसरे नंबर पर इन्होंने बात की, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, लोहान साहब ने भी, सबने किया भी, हर चीज में कमियां नहीं होती। मैं एक बार जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व में रहे, और जगत ताऊ देवीलाल जी जब विपक्ष में होते थे और कोई सरकार अच्छा काम करती थी तो हमेशा अप्रिशिएशन करते थे, लेकिन मैंने इनके मुंह से ना सदन में और ना यहाँ 75% नहीं सुनिए 75% रोजगार मील का पत्थर साबित हो रहा है प्रदेश के अंदर, लेकिन किसी भाई ने विपक्ष की उम्मीदों से कम कर रहे होंगे सर। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, विपक्ष क्यों, हमने भी कई बार सरकार अच्छा काम करे तो करना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक भी बार 75% प्रदेश के युवाओं के, आज इनको यहां कहना पड़ेगा कि ये 75% के खिलाफ है या इसको अच्छा कदम मानते हैं। रही बात, इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ऊपर कटाक्ष किया कि उन्हें डायरेक्ट सीएम बना दिया, मोदी जी के ऊपर किया है जो चुनाव नहीं लड़े। देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई कभी बन सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह जी, मैं बड़ी इज्जत करता हूं पर्सनली, निजी तौर पर उनकी, क्या वो कौन से चुनाव लड़कर गए जो 2 बार लोकसभा के सदस्य ना होते हुए देश के प्रधानमंत्री बने, जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे? लेकिन ये चीज नहीं है, सिर्फ मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया है। संविधान ने अधिकार दिया है, मैंने सिर्फ बताया कि अपने अंदर झांकी आप, ये जनता द्वारा चुनकर गए, जनता द्वारा चुनने के बाद अगर आप इस तरह का कटाक्ष करते हैं, ये बड़ी छोटी मानसिकता बताती है। देखिए कांग्रेस पार्टी, मैं प्रवक्ता के तौर पे नहीं कहता, मैं कांग्रेस पार्टी की बड़ी छोटी सी मानसिकता है जिसके ऊपर बात करते हैं। नहीं देखिए जनता ने चुना और तब बने, लेकिन मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री, कौन सी जनता ने चुना उन्हें? किसने चुना किसने? आप इलेक्टेड पॉलिटिक्स में आइए, आप इलेक्टेड पॉलिटिक्स में आइए, आप पॉलिटिक्स में आइए, आप कौन सा चुनाव लड़के गए जनता के ऊपर थोपने का? देखिए राजशाही आपकी चलती है, क्या क्या बना, राजशाही आपकी चलती है, लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की चुनी हुई सरकार कार्य कर रही है, जनता के द्वारा कांग्रेस ने इस देश में क्या क्या किया, आपके द्वारा मत बताओ के ऊपर आपने छोड़ा क्या है, जैसे आपने छोड़ा क्या है? अरे आपके तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अकेले 18 मंत्रालय, विधायक के सारे दिन के, देखिए 18 विधायक का झूठ, नहीं 18 नहीं सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस पार्टी का 11 और 18 में बड़ा फर्क होता है मेरे भाई। 18 आप 2 बार कह चुके हो, आप 18 कैसे कह दिए, आपने 18 कैसे कह दिए? गिनवाइए आप, किसी को मौका दे देते हैं, आप गिनवाइए, आपके विधायक कह रहे ये बात, मैंने झूठ बोलना कोई कांग्रेस विधायक का नाम लिया है, अरे झूठ बोलना कोई कांग्रेस जी को बोलिए, इतना लंबा चलते हैं आप 2 बार कह चुके हैं, रणवीर जी नाम से नेता 18 डिपार्टमेंट बताइए ना, इनके आप झूठ क्यों बोलते हो? कह रामकुमार गौतम जी ने 18 विधायक, आप अरे आप अपनी बात कीजिए, आप जनता में झूठ क्यों कह रहे हो? करें जो विधानसभा में कह रहे हो, आप झूठ क्यों कह रहे हो? 18 डिपार्टमेंट आप अपनी वर्किंग करके आप उनके सबक सुनिए, आप उनके सबक सुनिए, हम क्यों पड़ गए हैं जब उनके ही विधायक ये बात कह रहे हैं, हम क्यों पड़ गए हैं? आपको ये नहीं पता? अरे किसी मंत्री का आपके विधायक, आप उनसे एक्सप्लेनेशन लिया, 11 डिपार्टमेंट आपने पूछा, 18 बताइए, आप 18 बताइए, पूछा मैं आपसे पूछूंगा, आपने रिकॉर्ड दिया, मेरे सामने आप बात कर रहे हो, उनको मेरे सामने आप बात सरकार चलिए आगे बढ़ा ले चर्चा शर्मा जी से सुनिए देखिए बजट पर देखिए विषय बेहद महत्वपूर्ण विषय है सर। बालमुकुंद शर्मा जी दबदबाजी सर कार्रवाई के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, जिस विधायक ने झूठ बोला उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि सरकार बचानी है, वो इनको खोपर कह रहा है, वो इनको खोपर कह रहा है जब सरकार नहीं बचा। आप केवल सरकार, एक इनका विधायक बबली कह रहा है कि हमें लोहे के हेलमेट पड़ेंगे, एक लोहे के हेलमेट बनवाएंगे। अरे आप जा नहीं सकते, आप कालका में नहीं जा सकते, आप खुद कालका में नहीं जा सकते, कहाँ जाते हो? आप प्रोग्राम रखो मेरे साथ, मैं कालका चलता हूँ, अब वो बाई इलेक्शन है, मेरी ड्यूटी लगी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर। ये कालका में आप कहाँ जाते नाम बताइए, कालका के 10 गाँव के नाम बताइए, पिछले कब गए? चलिए ये नॉलेज का टेस्ट अभी होगा। मैं कल कालका में था, कल मैं
अच्छा बालमुकुंद शर्मा जी, सर प्लीज देखिए, आप लोग रुकेंगे अभी। दमदमा जी, बालमुकुंद शर्मा जी, बजट पर बात कीजिए ना सर, बजट पर बात कीजिए। नहीं दमदमा जी, सर कितना वक्त जाया करेंगे आप लोग पैनल का। नहीं बालमुकुंद शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है सर, ऐसे नहीं। देखिए बजट पर इनसे की मैंने रिक्वेस्ट। देखिए सर, बजट पर चर्चा के लिए हम बैठेंगे लोन साहब, शायद 89 के बाद ही पहला मौका होगा कि इनेलो का कोई विधायक सदन में नहीं होगा। इस्तीफा दिया गया अभय सिंह चौटाला की ओर से। हालांकि जनता या खास तौर पर उनके कार्यकर्ता ये मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला जब बोलते थे तो मुद्दे जनता के उठाए जाते थे। लेकिन इस बार बजट पेश किया जाएगा, बजट पर चर्चा भी होगी। जाहिर तौर पर अभय सिंह चौटाला नहीं है सदन में, लेकिन कौन कौन सी ऐसी बातें आपको लगती है इनेलो के प्रवक्ता के नाते जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत थी इस बजट को लेकर? देखिए ज्योति जी, जैसा आपने बताया कि अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इस विधानसभा में नहीं है। और अगर हमारे विधायक होते अभय सिंह जी तो सबसे पहले विधानसभा में जाते ही जेपी दलाल से माफ़ी मंगवाने का काम करते कि उन्होंने किसानों के खिलाफ जो अभद्रता भाषा का यूज किया वो सबसे ज़्यादा इस प्रदेश के लिए भी और इस देश के लिए भी शर्म की बात थी। और दूसरी बात, जैसे अभी हम देख रहे थे कि हमारे जेजेपी के प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी बड़ा चिल्ला के ये कह रहे थे कि हम देवीलाल से संबंध रखने वाली पार्टी है। मैं इनको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि जेजेपी के विधायक जितने भी हैं आज सारे के सारे दुष्यंत चौटाला जी को बड़ा कोस के सोते हैं। जैसे अभी कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भी इनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारे के सारे डिपार्टमेंट खा गए। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि 24 जुलाई 1985 को चौधरी देवीलाल जी ने लोंगोवाल जो समझौता हुआ था उसके खिलाफ 29 एमएलए का अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसमें सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ 2 का ही किया था। लेकिन अगर उसी नक्शे कदम पर आज दुष्यंत चौटाला जी चलते तो 10 के 10 एमएलए ने इस्तीफा देना चाहिए था और सरकार के ऊपर बहुत भारी दबाव आना था। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव आके जब सरकार चली जाती तो किसान हमारा खुशहाल होकर के वापस घर आ जाता। और चीफ मिनिस्टर जी का अहंकार देखिए कि उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि जो 3 कानून है वो खत्म नहीं होंगे। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, बात जो अभी आपने कही, आप लोग क्या चाहते हैं कि समर्थन वापस हो या इस्तीफा दिया जाए? नहीं, समर्थन वापस हो या इस्तीफा दिया जाए? देखिए आपको लगता है कि इस्तीफा देंगे और सरकार चली जाएगी? कानून है वो गलत है। किसानों के गले की फांस बना हुआ है सेक्शन 3 और 15, उसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर ने अभी परसों बोला है कि जो भी कॉर्पोरेट घराना किसी भी किसान की जमीन को ठेके पे लेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तो वहां तो करेगा नहीं जैसे आजकल गांव में होता है, वो सीधा सीधा कोर्ट में करेगा। और उसमें सीधा लिखा हुआ है कि भाई आप गिरदावरी करवा सकते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो। वो 75,000 रुपये का लालच देके किसी भी एकड़ को लेगा और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करके लोन लेके और अपनी कंपनी को डिफॉल्टर घोषित कर देगा, तो उस लोन को पाड़ेगा कौन, मुझे ये बताइए। और दूसरी बात, जैसे दमदमा जी ने अभी कहा कि भाई 75% हमने जो रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टर में कर दिया। मैं इनकी बात को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा कि शायद ये अपडेट नहीं होंगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज ही की डेट में उस 75% जो इनका प्राइवेट सेक्टर में था वो उसको कैंसिल कर दिया है। तो जैसे हमारे प्रवक्ता जी ने बताया, बालमुकुंद जी ने, कि इस 6 साल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये कोरोना काल जब शुरू हुआ था, चलिए आएंगे लोहान साहब आपके पास सीधे। नहीं देखिए, बजट के लिए हम बैठे हैं ना सर।